आप देख रहे हैं देशमती न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज़ हमारी। साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियोस को पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत भी है कि आधा हकीम जान का खतरा। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जब आपके दिमाग में बात पूरी तरह से आ जाए, तब आपका दिमाग जो बात को सामने रखे वो सच, और उसी पर अमल करना चाहिए इंसान को। इसके लिए आपको पूरी खबर को देखनी चाहिए। थोड़ी लंबी हो सकती है, आप अभी मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें, ऐसा देशमत न्यूज़ की अपील है। और खबरों को देखने के बाद लोगों तक पहुंचाएं। आपके एक शेयर से हज़ारों लोगों तक वीडियो पहुंचती है। इस चैनल को बड़ा करने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसके लिए आप खबरों को शेयर करें, खबर को लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके सुझाव के तौर से चैनल में जो भी खामियां होगी इसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे, और आपकी आवाज़ जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतनी ही मजबूत हमारी आवाज़ होगी। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। उस तरीके से देशमत न्यूज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते रहें देशमत न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होना है, जिसके संदर्भ में शहर मालेगांव में SDPI के बैनर तले सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने धरने आंदोलन का ऐलान किया और अपनी बातों को रखने की कोशिश की, लेकिन किसी कानूनी आड़ी अड़चन की वजह से धरना आंदोलन पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने SDPI के जिम्मेदारों ने पत्रकार परिषद लेते हुए जनता के सामने अपनी बातें रखी। किसने याद किया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला था। इसी के पेश नज़र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने पूरे मुल्क भर में ये ऐलान किया था कि जिस वक्त ये बिल पेश होगा उस वक्त मुल्क में SDPI के कैडर हर ज़िलों में धरना देंगे। उसी सिलसिले में मालेगांव शहीदों की यादगार पर हमने एक धरना ऑर्गेनाइज़ किया था। ये धरना हमने आज सुबह 11 बजे से शाम में 4 बजे तक का परमिशन डाला था, और परमिशन की कॉपी मेरे पास में है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमको परमिशन भी दिया गया था, मगर ऐन वक्त पर ज़िला SP साहब के कहने पर मुकामी ज़िम्मेदारान ने हमारे परमिशन को रद्द किया। ये कहकर के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और दीगर उज़्र पेश करके हमारे धरने को कैंसिल करने का हमसे गुजारिश की। हमने पुलिस की बातें सुनने के बाद इंटरनल हमारा मशवरा हुआ कि भाई हम धरना कैंसिल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता पुलिस के कहने पर हम हमारे धरने को 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा इंटरनल मशवरा हुआ है कि आज का जो होने वाला धरना था, इसको हम आने वाले दिनों में जब परमिशन हमको मिले और हमारा आपस में कोऑर्डिनेट हो जाए, उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे कि धरना कब कहाँ कैसे होगा। धरना तो हर हाल में होगा, क्योंकि वक्फ का जो मामला है, ये मामला हमारा ऐसा मानना है कि CA NRC से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आज हम इस पर नहीं बोले तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। अब हमारे कल तक तो ऐसा था कि हमारी सिटीज़नशिप खतरे में थी, मगर अब ऐसा लगता है कि हमारे जो मजहबी मामलात हैं ये भी खतरे में। हमसे हमारी मजहबी शनाख्त और मजहबी आज़ादी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मालेगांव का मुसलमान तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मालेगांव के शहरियान ने हमेशा से इस मुल्क में एक तहरीक दी है। इस बार भी इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए पूरे मुल्क को एक तहरीक देने का काम मालेगांव से शुरू होगा इंशाअल्लाह। इसके पहले भी स्वराज के पहले सिलेट समैया मालेगांव में आता, आपने बहिष्कार या काली झंडी का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस कहने पर वो भी रुक गए थे। आपने कहा था इसका बाद में करेंगे, अभी भी बोले बाद में करेंगे। वो बात सही मानी जाए कि ये बात आपकी सही मानी जाए? इसका जवाब इब्राहिम इनकलाबी साहब देंगे।
शकील भाई, जो सवाल आपने किया बहुत अच्छा सवाल किया। हम भी ये चाहते थे कि शहर को ये मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा था कि वो कारपोरेशन में आएगा तो हम उसको काली झंडी बताएंगे, मगर मालेगांव शहर की पुलिस ने उनको मालेगांव महानगर पालिका में आने नहीं दिया और मौसम पुल के इस पार नहीं आने दिया। छौनी पुलिस स्टेशन में बैठ करके उनके ऊपर उनसे बातचीत हुई, उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने जो कागजात देना था वो दिए। अगर वो यहाँ पर आते, हम हमारी बात पे कायम थे, अगर वो यहाँ पर आते तो हमको जो काली झंडी वगैरह बताना था हम बताते, मगर वो यहाँ नहीं आए, इसलिए हमने हमारी बात पे कायम रहते हुए हम उसके इंतज़ार में थे, हमने वो चीज़ को ख़त्म नहीं किया था। कब होंगे धरना तो हर हाल में होगा। ये वक्त और जगह आने वाले कुछ दिनों में हम लोग तय करके इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान में रखेंगे, और धरना तो अट्टल है, ये होकर रहेगा। आज पार्लियामेंट में जब बिल पास होगा, कम से कम ये 8-10 घंटा वहाँ बहस चलेंगी। आज के दिन जाने के बाद कल से देश का क्या माहौल बनता, अपोजिशन क्या राय मशवरा करती है और एसडीपीआई का क्या स्टैंड है, ये कल इंशाल्लाह स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम एसडीपीआई के बैनर तले पूरे मुल्क में जो तहरीक वक्त की चल रही है वही मालेगांव में भी चलेगी। मालेगांव शहर में आप लोग पूरी ताकत से लगे हुए विरोध पर, लेकिन आपकी तंजीम, आपकी पार्टी तो पूरे मुल्क में है, तो मुल्क में क्यों नहीं हो रहा? पूरे मुल्क में एक मिनट मैं आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से सबसे पहले अगर कोई सियासी जमात अपने झंडे डंडे के साथ में मुल्क की सड़कों पर उतरी तो वो एक ही जमात है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। साउथ में बिलखुसूस आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसी रियासतों में सबसे पहले अगर कोई पार्टी आई है मैदान में तो वह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मालेगांव में भी एक ही सियासी जमात है जो अपने डंडे झंडे के साथ में अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से शहर की सड़कों पर है, और वह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। विरोध होने के बाद, मुल्की सतह पर भी विरोध हो रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार ने बिल पास करी तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? वो हमारे ऊपर के लोग तय करेंगे, हमारे जो ऊपरी जिम्मेदार हैं, सेंट्रल जो कमेटी है वो तय करेगी, उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा उस ताल्लुक से एसडीपीआई मालेगांव में भी उस ताल्लुक से काम करेंगे। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस ताल्लुक से जाने वाले हैं। हमारी नेशनल कमेटी है, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फैसला कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्क की आवाम के जो मंशा इसके खिलाफ में आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराशा साहब अपनी तौर से लीगल पॉइंट रखते हुए, आइए उनकी भी बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन हालातों में जनता का रुख किस तरफ होना चाहिए। ऑफिशियली जो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपराध किया गया है, और अगर ये इनफॉर्मली भी इसको डंडे से या गैर कानूनी तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो भी अपराध है। मुझे ये बात बतानी है पूरे देश को कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, चाहे आरएसएस और बीजेपी के कोई भी नेता हो, वो सिर्फ दूर दूर से छांट के भ्रष्टतम लोग लाते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रखते हैं ताकि वो भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था उसकी शपथ को बिल्कुल भी याद ना रखें और बिल्कुल उस शपथ को भूलकर उस शपथ के विरुद्ध सारे काम करें। ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे तो सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और खास तौर पे घर में किसी को रोकना तो पूरी तरीके से मतलब विशुद्ध रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। जो ये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की शक्ल में जो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपराध है। अगर फॉर्मल ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं तब भी वो पूरी तरीके से अपराध हैं, तो ये अपराधी हैं। अब मैं सीधे सीधे नमाज की बात पे आता हूं। हमारे देश की जनता को ये समझना चाहिए, जो पब्लिक स्ट्रीट्स हैं सारे देश की जनता को, और ये बहस छिड़ नहीं रही है, ऐसी कोई बहस देश में नहीं छिड़ी है। ये बहस जो हमारी ये क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं बोलता हूं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया या टेलीविजन और ये सब मीडिया बताती है, ये बहस जो आरएसएस के एक प्रकार से मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, ये बहस सिर्फ वहां वो छेड़ते हैं, कोई बहस देश में नहीं छिड़ी है। इस देश में सैकड़ों सालों से जो जुलूस भी निकल रहे हैं, धार्मिक जुलूस भी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने वो कथाएं भी कराते हैं सड़कों पे और जागरण भी कराते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज में सबसे कम टाइम लगता है। अगर सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है तो किसी भी दूसरे धार्मिक गतिविधि से सबसे कम यहाँ कुछ मिनटों का ही समय लगता है। ये जो देश की सड़कें हैं ये पब्लिक की ही प्रॉपर्टी है ना, हमारी और आपकी, मुसलमानों की भी हैं ये सब, क्योंकि वो भी इस देश के बराबर के नागरिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए। तो सड़कें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जे पब्लिक पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए या गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल होनी है।
कई समय पे जैसे वीआईपी मूवमेंट होती है आप सबने देखी है ना, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी संसाधन देश के मौजूद हैं उसका बेस्ट उपयोग किया जा सके। 10 मिनट के लिए नमाज, और नमाज पढ़ने तो जो हमारे जो बहुत सारे सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, सनातन धर्म के खास तौर पे कह रहा हूं, बाकी सब लोग भी आते हैं। नमाज तो देखने में इतना अच्छा दृश्य लगता है, लोग दूर दूर से नमाज देखने आते हैं। लोग छतों से खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ी जाती है, किस कोऑर्डिनेशन से पढ़ी जाती है, उसको देखने के लिए इतना अच्छा दृश्य होता है, वो देखने भी आते हैं। ये आदेश स्पष्ट है क्या, कुछ जिलों में ही लागू होगा या पूरे देश में लागू? जहां भी आदेश, मैंने तो आदेश देखा नहीं है। अगर ये आदेश है तो ये अपराध है ऑफिशियली, जो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपराध किया गया है। और अगर ये इनफॉर्मली भी इसको डंडे से या गैर कानूनी तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो भी अपराध है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो क्या मतलब नमाज जो है सड़कों पर पढ़ा जाएगा इसके बाद, इस तरीके की बातों के बाद, या फिर नहीं पढ़ा जाएगा? या छतों पर जो रोक लग रही है उस पर क्या होगा? देखिए, छतों पे तो बिल्कुल ही सीधा सीधा प्योरली अपराध है। सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत देना, क्योंकि मुश्किल से कुछ मिनट ही लगते हैं ना, और कोई, आप मुझे खुद बताइए, अगर मस्जिद में जगह बची, ईदगाह में जगह बचे, तो कौन व्यक्ति ईदगाह से बाहर नमाज पढ़ना चाहेगा? ये तो वजह यह है कि बहुत सारे जो एएसआई के जो मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, उस पे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और जो हमारे खुद बहुत सारे जो आरएसएस और बीजेपी के मुस्लिम समाज के अंदर भी बड़े बड़े हमारे उलमाए सू हैं और दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने जो एएसआई की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो एएसआई की प्रॉपर्टीज नहीं भी हैं, उन पे भी कब्जा कर लिया है, इसलिए जगह कम पड़ जाती है। तो जगह कम पड़ने की मजबूरी में ही कुछ मिनट के लिए नमाज के लिए लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, वरना हर व्यक्ति चाहेगा यही कि वो मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़े। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ईद की नमाज, जुमे की नमाज, एक ये हमारा रिलीजियस सिस्टम है। ईद की नमाज पूरा शहर या पूरा एक बड़ा एरिया एक जगह पे पढ़े, ये धार्मिक सिस्टम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे बेवकूफ लोगों को आईएएस की, और ये किस प्रकार से एग्जाम ही पास कर लेते हैं और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग ही कैसे होती है, सब जगह क्या पेपर ही लीक हो रहे हैं, इसका ऐसा भी शक जाता है। ये सब चीजें तो पढ़ाई जाती है ना। लेकिन और लोगों का सपोर्ट भी तो करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, फिर बाद में स्टेटमेंट। तो दोनों का मेंटल लेवल तो बराबर ही है ना। अपने जैसे व्यक्तियों को हर व्यक्ति पसंद करता है, और वो तो उनकी सारी चीजों को मतलब योगी जी के लिए तो आंख का तारा है वो, क्योंकि उनको यही इस प्रकार के लोग ही तो अच्छे लगते हैं प्रशासन चलाने के लिए, जो इस प्रकार की बातें करें, जिनको कानून और कायदे से कोई मतलब ही ना हो। ऐसे लोग तो योगी जी को पसंद आएंगे ही ना। ये तो उनकी सबसे, मेरे ख्याल से तो उन्हें डीजीपी बना देना चाहिए। इनसे अच्छे डीजीपी नहीं मिलेंगे। मैं योगी जी को फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। ये जो क्या नाम है, अनूप चौधरी, हाँ, ये सबसे अच्छा कानून तोड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान तोड़ने में सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई चैलेंज भी तो नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, चैलेंज करने की आवश्यकता कहाँ है? वो तो गोली नहीं मार देंगे। उनके खिलाफ तो जो अभी अरेस्ट हुए हैं, और वो मेरे पास जो शुरू में आए थे, उनको हमारे ही लोग, जो हमारे रामपुर के एमपी हैं और दूसरे लोग मिलकर साजिश करके मुझसे दूर ना कर लेते, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता है? लोकल जो कोर्ट है वही उनको अभी तक सलाखों के पीछे कर चुकी होती। कोई भी अच्छा वकील मिल जाए तो अनूप चौधरी जी तो सलाखों के पीछे होंगे और लंबे समय तक जाएंगे। ये तो सारा सिस्टम मैनेज है ना, किसी को केस कहां करने दे रहे हैं। जो लोग उनके खिलाफ ये बोल रहे थे कि पुलिस ने गोली चलाई है, उन सबको तो जबरदस्ती दबा लिया गया है ना। ऐसे ही संदेश आ रहे हैं। वरना मेरे पास एक फैमिली आई थी, उसको उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किन व्यक्तियों ने दबाव डाल के यहां से उनको वकालत से, हमें वकालत से हटाया उनकी। ये जो मस्जिद के अभी जो प्रेसिडेंट हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किन लोगों ने दबाव डाला उन पे, कि जो उन्होंने मुझे वकील नहीं रखा। इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली के भी दंगों में दिल्ली पुलिस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, वो पूरी ताकत लगाए पड़े हैं कि मुझे वकील हटा दिया जाए सिर्फ। तो ये मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीजों का सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, सड़क पर तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में अभी मनुवादी मानसिकता के लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। 22 फैमिलीज हैं जो पूरी पाकिस्तान की सिस्टम पे कब्जा किए बैठी हैं। तो इसमें मुस्लिम और ना मुस्लिम का मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया। जितने हमारे ये उलमाए सूम, अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये ओवैसी साहब वगैरह, ये सब तो मनुवादी मानसिकता के लोग ही तो है। ये मनुवादी मानसिकता कोई किसी धर्म को बिलोंग नहीं करती है। मनुवादी मानसिकता का मतलब होता है इंसान को इंसान के बराबर ना समझना, बेईमानी करने के लिए ललायत रहना, दूसरों का हक छीन के अपने पास कर लेना। तो मुसलमानों में कम है क्या मनुवादी मानसिकता के लोग? पूरी उसी परसेंटेज में है जितना किसी और धर्म में। चौधरी विरोध कर रहे हैं इन चीजों का। मैं जयंत चौधरी जी तो मैं नहीं समझता वो ऊपर जाके, जब भी हम सबको एक दिन ऊपर जाना ही है, अपने दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे तो इसी बात की चिंता रहती है
वो फेस कैसे कर पाएंगे अपने बहादुर दादा को, अपने जिस व्यक्ति ने जमींदारी प्रथा खत्म कराई, इतने बहादुर व्यक्ति को, अपने दादा को, वो ऊपर जाके अगर ऊपर जाके एक दूसरे से मुलाकात होती है तो वो फेस कैसे कर पाएंगे, किस नजर से उनके दादा उन्हें देखेंगे, पहले उनको वो सोचना चाहिए। रात को उनको नींद कैसे आती है कि वो अपने दादा के पोते हैं, ये भूल कर। तो उनके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है, मुझसे कुछ मत बुलवाइए, मैं बहुत तकलीफ में हूं क्योंकि वो एक टाइम पे मेरे क्लाइंट भी रहे। मीट की दुकानें जो बंद हो रही हैं नवरात्र के दिन, क्या कहेंगे कि मतलब कि मीट ही बंद होनी चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए या नहीं बंद होनी चाहिए, किस तरीके का? मेरा एक निवेदन है आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कि ये मीट का कारोबार सारा अपने लोगों को ही ना दे दें। आरएसएस और बीजेपी के काडर्स को कुछ जो अच्छा काम भी करते हैं ना, देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई हुनरमंद तो होते नहीं है। एक हुनर के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, आतंकवाद फैलाने के अलावा उनका दूसरा हुनर तो कोई है ही नहीं ना। झूठ बोलने के अलावा, हाँ ये झूठ बोलना भी है, तो ये हुनरों में वो हुनरमंद हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है ना उनके सारी गतिविधियों से। अगर इस पे डिबेट की जाए तो मैं आपको एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो आदमी जो और संगठन जो कार्य करते हैं उसी से उनका इंप्रेशन बनता है। तो उनका इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि वो झूठ बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, वो सरदार पटेल साहब को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। सरदार पटेल साहब ने बैन लगाया था ना आरएसएस पे, उनको झूठ बोल दिया कि आज के बाद से हम कभी राजनीतिक गतिविधि में शामिल ही नहीं होंगे। तो सरदार पटेल साहब तक को जो झूठ बोल सकते हैं, हमारी आपकी तो हैसियत ही क्या है। तो कानूनी रूप से ये भी गलत है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि अब जैसे अडानी जी को सारे बिजनेस छीन के दिए जा रहे हैं, तो कुछ अब अडानी जी तो कोई काम भी अच्छा कर ही नहीं सकते, उनके पोर्ट पे तो टनों के हिसाब से मतलब वो ड्रग्स मिली हैं। मतलब अडानी जी कोई काम थोड़ी कर सकते हैं, इस बात की भी गारंटी है। आप उनसे बैठ के आप एक इंटरव्यू ले लो 5 मिनट में किसी भी टॉपिक पे दुनिया के, अगर वो किसी भी टॉपिक के बारे में 5 मिनट तक बोल पाए, किसी भी झूठ बोलने के टॉपिक को छोड़ के, वही तो मैं मान जाऊंगा। तो उसी प्रकार से इन लोगों को सारा अगर ये बिजनेस दे दिया जाएगा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, जैसे बीफ का एक्सपोर्ट आज आरएसएस के लोगों ने सब कब्जा कर लिया, सारा बीफ देश से सिर्फ आरएसएस के लोग ही, उनके कनेक्टेड लोग ही एक्सपोर्ट करेंगे, पर वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी वो काम कर ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छे लोगों के पास भी छोड़ देना चाहिए जो ट्रेडिशनली ये काम करते हैं, ताकि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल सके। कोई मेरा यही निवेदन है योगी जी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक आम आदमी भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है, अपने प्लेटफॉर्म से उसकी आवाज़ को लोगों तक रखने की कोशिश कर रहा है। देशमत न्यूज़ उनकी भी आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और जो सच है उसे दुनिया के सामने आना चाहिए। अच्छी बातें एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी बातों का सामने आना बेहद ज़रूरी है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छे लोगों की बातें और अच्छे विचार लोगों के सामने आने चाहिए। आप देखते रहें देशमत न्यूज़, एक सकारात्मक सोच आपकी, आवाज़ हमारी। जय हिंद।